हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बाजार दर्शन एक निबंध है जो जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखा गया है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार कमेंट करके बताइए कि ऑडियो वीडियो ठीक है। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर जानते हैं कि इस चैप्टर में इन्होंने, इस निबंध में इन्होंने क्या लिखा है। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो ठीक है। फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखो, आप लोग कहते हैं ना कि एक प्रकाश यदि घर में करना हो तो क्या करना पड़ता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेहनत करो और ईमानदारी से करो। देखो, चिरागों से घर रोशन नहीं होते, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। अरे भाई, चिराग शिक्षा, यार एक बात बताइए आप लोग मुझे, शिक्षा आप लोग ग्रहण कर लेंगे तो ज्ञान आप लोगों के पास बहुत सारा होगा। और जब ज्ञान और शिक्षा एक साथ जब मिल जाते हैं ना, तो फिर तो कहते हैं ना, मनी, पैसा बहुत सारा होगा। जब पैसा होगा तो प्रकाश आदि वगैरह चीज़ें हम लोग खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और वही बात यहाँ पर इस चैप्टर में बताई गई है कि हमें आवश्यकता अनुसार चीज़ें खरीदनी चाहिए, या पैसे के बलबूते पर हमें अनाप शनाप चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, जिससे कि जब आवश्यकता हो वो चीज़ महंगी भी हो और उपलब्ध भी ना हो। तो यहाँ पर लेखक दो बातें कहता है कि जब मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए, और जब मन भरा हुआ हो, जब मन में हो कि हमें हाँ ये चीज़ें खरीदनी है, तब हमें बाजार जाना चाहिए। क्या मैंने ये सही कहा है? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि कहते हैं ना कि हिंदी में कोई भी चैप्टर होता है, कहानी, निबंध, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो बताना जल्दी से, क्या मैंने सही कहा है। अभी हम लोग देखते हैं, फिर जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो, हम लोग पाठ का सारांश पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको इस तस्वीर से दिखाई दे रहा होगा कि मन तो करता है कि सब कुछ खरीद डालूं। मन तो करता है कि सब कुछ खरीद डालूं, मतलब पैसे बहुत सारे हैं बंदे के पास। अब पैसे बहुत सारे हैं, जो आवश्यकता भी नहीं है वो चीज़ ही वो खरीद रहा है। तो फिर क्या होगा, मन में काफ़ी बार ईर्ष्या, उत्पन्न, घृणा का आदि भाव प्रकट हो जाता है। क्योंकि यार, एक दिन में हम एक ही चीज़ पहन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज ये जूते पहन लिए, कल दूसरे, तीसरे, चलो कोई नहीं, 7 दिन के 7 हो जाएंगे, फिर क्या करोगे। फिर भी होना चाहिए ना बहुत कुछ, क्योंकि जीवन में कहते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा सब कुछ होता भी है। आप लोगों को ये तो पता भी चल गया होगा। देखो एक बार, बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता, साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। यानी गहरा विचार किया गया है, और किस प्रकार से इसमें कि साहित्य के अंदर जो भी लिखा जाता है, एक दुर्लभ संयोग जो मिल पाना बहुत कठिन होता है, बहुत कम लोगों के दिमाग में विचार आता है, उन चीज़ों का संयोग यहाँ पर किया है कवि ने, लेखक ने। हिंदी में उपभोक्तावाद, जैसे आप और हम लोग, बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई थी। यानी कि 1-1.5 दशक पहले ही उपभोक्तावाद और बाजारवाद में एक व्यापक चर्चा की थी सरकार ने। लेकिन लेखक ने कब की, देखो, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का यह लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। और वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हैं, यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेते हैं। बाजार की जादुई ताकत कैसे? देखो भाई, आप लोग जानते हैं बाजार कितना सुंदर होता है। लोग अपनी दुकानों को चमक दमक लाइटों से, रंग बिरंगी लाइटों से सजा लेते हैं और बोलने में माहिर होते हैं। कहते हैं ना कि माता जी ये लो, ये नया कपड़ा है, ये नई साड़ी है, ये अभी लेटेस्ट है, ये बहुत चल रही है, ये आपको लेना चाहिए, बहुत अच्छी लगेगी, आपकी कलर फेयर से अच्छी लगेगी, आप पे भी अच्छी लगेगी। मतलब बहुत कुछ बोल देते हैं यार वो। अब आप और हम लोगों को पता ही नहीं होता, हम कहते हैं जैसा वो बोल रहा है यार वास्तव में नहीं होगा, नया ही आया होगा। पर ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि उनको तो अपना सामान बेचना होता है यार। तो वो ताकत जो होता है आप लोगों को गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ, बात तो सही है। जब भी आवश्यकता हो, यहाँ पे चूरन वाले भगत जी का हम जिक्र करेंगे, जिसको केवल जीरा और काला नमक चाहिए, तो उसको पता है मुझे बाजार से क्या खरीदना है, तो वो इस ताकत में, यह ताकत उसे गुलाम नहीं बनाती है।
लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक धमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। भाई पैसा है नहीं हमारे पास और फिर वो चमक धमक हमें गुलाम बना ले, किसी से उधार ले, कुछ चीज़ें खरीद लाएं, तो फिर ये चीज़ें एक वास्तविक तौर पर हमें बेकार बना देती हैं हमेशा के लिए। इस मूल भाव को जिनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने, अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश की है कि हमें आवश्यकता होने पर बाजार जाना चाहिए। कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्साओं की तरह, कहीं अपने दार्शनिक अंदाज में, कहीं कोई किस्सा मिल गया किसी मित्र का, किसी मित्र की वाइफ का, तो उसका भी किस्साओं के अनुसार हमें समझाने की कोशिश यहाँ पर की है। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति, ये देखो, ये ध्यान रखना, इस चैप्टर में यही सबसे मुख्य बात है कि अर्थशास्त्र को यहाँ पर क्या बताया गया, अनीति शास्त्र बताया गया। अब देखो, मूल पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यह चैप्टर स्टार्ट होता है एक मित्र ने कहा था उनसे कि मैं बस ये छोटी चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है और साथ में देवी जी हैं, देवी जी उनकी पत्नी, जिनका कारण बहुत कुछ चीज़ें खरीद लाता है। और ख़रीदने का कारण क्या है, मार्केट में चला गया तो ये साथ में जब हो तो चाहे चीज़ जो चीज़ें हम लोग उठा के इसमें पटक लेते हैं और बिल बन जाता है बहुत भारी। जब पतिदेव को पता चलता है, क्या इतना बिल, वो कहता है क्या हुआ, 1 महीने में तो एक बार आई हूँ, दो जल्दी से पैसे। अब बेचारा क्या करे। तो ये बात यहाँ है। देखो यहाँ मैंने, देखो कुछ शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, कुछ शब्दों को मैंने यहाँ पे येलो कलर्स में, मतलब वो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको 1-2 बार आप लोग अवश्य पढ़ें, ठीक है, जहाँ से आपका सवाल बन सकता है। एक बार लेखक कहता है कि एक बार की बात है, मित्र बाजार गए तो थे, कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे एकदम बहुत से बंडल के साथ। यानी कि एक छोटी चीज़ लेने गए थे, लेकिन उनके पास देखा तो बहुत बड़ा एक बंडल भरा हुआ था। मैंने कहा यह क्या? उसने बोला यह जो साथ थी, मतलब उनकी पत्नी। उनका आशय था कि पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। सभी हैं वैसे तो। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है। आदिकाल से, यानी कि जब भी किसी भी आप काल में चले जाओ, बीते हुए, आने वाले भविष्य में आ जाना, वर्तमान में चलो, तो पत्नी का ही सब कुछ होता है वहाँ पे। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यानी जो प्रश्न यहाँ बताया गया है कि ये व्यक्तित्व का नहीं है, एक व्यक्ति का गुण नहीं है, ये स्त्री का गुण है, तो उन्होंने खरीदा है सब कुछ। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? ये बात तो सही है। देख, कहते हैं ना कि ये बात सही है, ये स्त्री चाहे ना तो घर को आसमान तक स्वर्ग बना देती है, और चाहे तो उसे तुरंत उसे खराब भी कर दे। यानी कि पैसा वो न जोड़े तो मैं जोड़ूं। फिर भी सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वो है मनी पावर। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे को गर्मी, अर्थात एनर्जी। पैसा पावर है, बात तो सही है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, और माल ऐसा मकान कोठी अनदेखे भी दिखते हैं। बात तो सही है, आपके बैंक अकाउंट देखना चाहिए कितना भरा हुआ है, मकान कोठी तो नहीं दिखने वाले को भी दिख जाते हैं। तो आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी ये है। देख लीजिए, बाजार गए हैं मित्र साहब, और देवी जी हैं, ट्रॉली आई और साहब जी सामान लेके खड़े हुए हैं, और ये भर रही हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, आनंद है जिसे कहते हैं। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। हाँ, बात तो सही है, सभी लोग पैसों का घमंड नहीं दिखाते, पैसों के अनुसार अनचाही चीज़ें नहीं खरीदते हैं। कुछ लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा भाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। ऐसे ही इंसान इस संसार में अच्छे से जीवन यापन जीते हैं और अपना परिवार अच्छे से चलाते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा होने दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा, ये देखिए
सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, देखो मेरा वॉलेट, मेरा पर्स, देखो सब उड़ गया है इसमें से, बस रेलवे टिकट के पैसे बचे हैं। और भी होते तो और भी उड़ा देती देवी जी। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आ जाता। तब लेखक कह रहा है कि मैंने तय किया कि और भी पैसा होता है इनके पास तो और भी सामान ले आते देवी जी। वह सामान ज़रूरत की तरफ देकर नहीं आया, वह परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। यानी यह सामान आवश्यकता के अकॉर्डिंग नहीं आया, यह पैसे के अकॉर्डिंग, पैसा कुछ ज़्यादा कमाता होगा पतिदेव तो उसके अकॉर्डिंग आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। बात तो सही है, बाजार आपको चकाचौंध में फंसा लेता है। बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि भैया ही हो जाए न फंसे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसमें अच्छे अच्छे इंसान उसके कायल हो जाते हैं बाजार के। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि बाजार दर्शन पाठ में यह कौन कहता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, मैं तुम्हारे लिए बनाऊं, देखने में क्या हर्ज है, आइए देखिए। सब भूल जाओ मुझे देखो, बाजार कहता है। मेरा रूप किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं, मुझे लूटो। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, तुमसे पैसा थोड़ा लिया जा रहा है, अजी आओ भी देख लो, देखने में क्या हर्ज है। और जब चीज़ पसंद आ जाती है तो यार 1000 रुपये देना, बाद में दे दूंगा, ऐसे करके आप उधार लेके वो चीज़ खरीद लेते हैं। अनचाही, आपको आवश्यकता नहीं थी लेकिन आपको अच्छी लग गई, वहाँ पे आपने बाजार की बातों में आप फंस गए और आप कायल हो गए उसके। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, ऊंचे बाजार मूक, यानी कि बिना बोले, और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है। यानी कि जब वहाँ खड़ा होता है लोग कहता है यार मेरे पास एक ही सूज की जोड़ी है, एक और होना चाहिए, और वो भी कम है। और यहाँ कितना अतुलित है जिसकी तुलना नहीं की जाती। अतुलनीय होना चाहिए लेकिन यहाँ अतुलित दिया हुआ है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल बना देता है। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। बात तो सही है, बाजार ऐसा कर सकता है, बाजार बना सकता है और खराब भी कर सकता है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले गए बाजार से, कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। एक मित्र की बात है, वो गए तो दोपहर को तो, लेकिन वापस कब आए? शाम को, लेकिन उनके हाथ खाली थे। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्या बाजार देखते रहे। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ नहीं आता कि न लूँ तो क्या, और सभी कुछ तो लेने को भी जी चाहता है। कुछ लेने का मतलब से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मस्त आदमी है यार, क्या इंसान है। सोचा क्या तो मैं सब कुछ ही लूँ, वरना लूँ तो कुछ भी नहीं लूँ। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी, समझ में आ गई उसे। अगर ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। बाजार एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही जादू की भी एक मर्यादा होती है। जेब भरी हो और मन खाली हो तो हालत में जादू का असर खूब होता है। जब मन खाली हो, मन में ये नहीं पता कि मुझे क्या लाना है, और परचेजिंग पावर ज़्यादा हो, तब यह जादू और भी ज़्यादा चलता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। यानी जेब खाली है और मन भरा हुआ है तब भी यह जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा अपने आप। कहीं उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? किसी की नहीं मानेगा, वो अपनी मानेगा बस। मालूम होता है यह भी ले वह भी ले, सब कुछ ले ले, सभी सामान जरूरी है और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। यह सब जादू का असर है। एक मूवी का डायलॉग है ना,
पैसे सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं खरीदी जा सकती है। तो वही बात यहाँ काम आएगी। जादू की सवारी उतरी कि पता चला कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती। बात तो सही है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल सकता है, मिल जाता है, पर इससे अभिमान की, गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। यानी कुछ समय के लिए हम थोड़ा आराम से थोड़ा जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन बाद में खुद को गिल्टी होती है, खुद को मतलब अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक ही सीधा उपाय है, जो मैंने बताया था स्टार्ट में, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो, यानी मन भरा हुआ होना चाहिए कि मुझे क्या लेना है, तभी बाजार जाना चाहिए। मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना। सीधी सी बात है यार, जब कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं तो बाजार जाने से क्या फ़ायदा। यदि मन पे कंट्रोल नहीं है तो, मन पे कंट्रोल है तो फिर आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, देखने में क्या पैसा लगता है। ऐसे बाजार भी कहता है मुझे लूटो, देखने में क्या अर्ज, मैं तुम्हारे लिए बनाऊँ, आओ देखो। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। ये देखो, एक गांव की कहावत आ गई कि लू पड़ रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है और हवा चल रही है, बहुत तेज़ से लू चल रही हो, जिसे हवा बहुत तेज़ गर्मी में जब हवा चलती है उसे लू कहते हैं। जब चपाक पड़ती है गर्म से, तो कहता है कि जब भी लू में निकलो तो पानी पी के निकलो तो थोड़ा कम लगेगी लू। पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। जब अंदर शरीर में पानी भरा हुआ हो और अच्छे से पानी पी गए तो लू का लगना ज़्यादा दर्द नहीं देता। मन लक्ष्य से भरा हो तब बाजार में फैला का फैला ही रह जाता है। जब एक लक्ष्य हो कि मुझे बाजार से ये खरीदना है तो बाजार का ऐसे कैसे रह जाता है, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकता, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। मन खाली का मतलब दिमाग में एक लक्ष्य नहीं है कि हमें क्या क्या लाना है, तो उसका मतलब नहीं दिमाग ही बंद हो गया, सुन हो गया, मन बंद हो गया, सुन हो गया, मतलब इंसान मर गया, ऐसा भी नहीं है। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, से सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप क्या है? झूठ भी है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जितना नहीं कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? ऐसे लोभ बिल्कुल भी नहीं मिटेगा। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं भाई, ऐसा तो गलत है। सपना लेना चाहिए, सपना नहीं लोगे तब तक उन सपनों को पूरा कैसे करोगे? तो ऐसा तो नहीं कि मन को बंद कर डालें। वह अकारत है, यानी बिना कारण के। यह तो हट वाला योग है, शायद हट ही हट योग नहीं है। या ये तो हट हो गया कि आप सपने नहीं लोगे, सपने आएंगे तो थप्पड़ मारोगे, सपना क्यों आ रहा है, नींद जगा दोगे, ये तो गलत बात है। अरे कल्पना करना, सपना लेना एक बहुत अच्छी ताकत दी है भगवान ने आपको, वो लेना चाहिए कि हम उसे कार्य को पूरा कर सके। इससे मन कृष्ण भले ही हो जाए और पोला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र हो जाएगा। यानी कि व्यापक यानी कि विस्तृत की जगह सिकुड़ जाएगा और विराट की जगह वह क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। इसलिए उसका रोम रोम मूंदकर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम तो पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिनय हम महाशून्य ही न होते, अपूर्ण है इसी से तो हम है। भाई अपन पूरे होते तो फिर परमात्मा नहीं हो जाते। इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियां करता है, तो गलतियां नहीं करेगा तो फिर तो भगवान कहलाएगा, भगवान बन जाएगा।
सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कम सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, और कहे जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कूल बिल्कुल भी नहीं है। पड़ोस में एक, अब देखो चूरनवाल भगत जी आते हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, लेखक कहते हैं, जिनको लोग भगत जी कहते हैं, लेकिन वो क्या बेचते हैं? चूरन बेचते हैं। यह काम करते हैं जाने कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने यानी 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाई, यानी 6 आने का चूरन बेचा और उसके बाद वो फ्री में बांट देते हैं। चूरन उनका आसपास का सरनाम है, वैसे उनका नाम क्या है? भगत जी। और खुद ब खुद लोकप्रिय हो गए। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। पर लेकिन पता चलता है कि भगत जी का एक बेटा था, वो मर जाता है, तो वो उन बच्चों में जो चूरन बांटता है ना, उन बच्चों में अपना बच्चा देखता है, तो 6 आने का चूरन बेचा, जिससे वो सामान लाता, काला नमक और जीरा लाता, तो इतने का एक 6 आने का पैसे लेता है बच्चों से, और जो बचता उसको फ्री में बेच देता, क्योंकि उनमें उनका बच्चा दिखाई देता था। क्या कुछ उनके पास नहीं होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। इन 10 सालों से लेखक देख रहा है कि उस भगत जी का चूरन तुरंत बिक जाता है। क्या वह माला माल नहीं हो जाता? हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। पर वह न उसे थोक देते, न व्यापारियों को बेचते, पेशगी और ऑर्डर कोई नहीं लेते थे। मतलब कुछ भी, किसी प्रकार का कोई थोक व्यापार कुछ भी नहीं करते थे कि बहुत सारा सामान बना लो, किसी को बेच दूं, व्यापार करो, नहीं, वैसा कोई ऑर्डर नहीं लेते थे। बंदे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। घर से निकलते ही लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक हो जो रहते। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते। देखो, जो इंसान अच्छा होता है ना और जो सामान अच्छा बेचता है ना, तो उसके प्रति सब ईमानदारी मतलब ईमानदारी से उनका मतलब कहते हैं ना, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उसे 25वां पैसा भी दे सके, वो लेता ही नहीं किसी से। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। इन 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उन्हें कोई रोग भी नहीं हुआ और कोई लापरवाही भी नहीं हुई। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम हुआ कि इस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि वो बाजार में लेते, सीताराम राम राम करते हैं, और वो देखते हैं कि कोने वाली पंसारी दुकान से काला नमक जीरा खरीदते हैं और निकल पड़ते हैं। उनको बाजार का वो जो चकाचौंध है, उन्हें कभी भी उन्हें खरीद नहीं पाया, ना उन्हें कभी अपने मायाजाल में फंसा सका। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, लेकिन लेखक कहता है कि मुझे मत समझ लेना कि मैं चूरन बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी नहीं सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। मैंने देखा है उसे। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, यानी कि पढ़ा लिखा भी है या नहीं, और बड़ी बात तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी, सामान्य मालूम होता है, देखते हैं हम उसे रोजाना। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम से में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा का बिछा रह जाता है, उसका मन अडिग रहता है, कभी डिगता नहीं है किसी पे। पैसा उससे आगे होकर भी भीख मांगता है कि मुझे लो, वो नहीं लेता है 25वां पैसा 6 आने के बाद में। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। लोगों तो कहते हैं ना, आओ जितना कम है, लेकिन देखो कितना संयमी इंसान है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिलखता ही छोड़ देता है, यानी कि पैसा बिलखता है कि मुझे ले, लेकिन वो नहीं लेता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर शैलज ही न हो जाती होगी? पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए, वह दारुण है, भयंकर है, कठोर है। मैं पैदल चल रहा है कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर।
यानी कि इतनी पैसे की ताकत है कि मैं पैदल चल रहा हूँ और पास से एक मोटर निकली और बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ाकर वह चली गई। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती हुई कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विनम्रता मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। होता है ना यार, इसके बाद गाड़ी है, कितना तेज भगा रहा है, नालायक को दिखता नहीं है मैं चल रहा हूँ, लेकिन कहता है अब मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। फिर कमाता है, फिर पैसे उधार रहता है, फिर ले आता है, तो वो गलती करता है ना। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए कि जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। यानी कि हाय, मैं गरीब में क्यों पैदा हुआ, अमीर वालों के घर में पैदा हुआ तो मेरे पास भी मोटर गाड़ी होती है, अच्छे अच्छे कपड़े पैसे सब कुछ होते। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचितकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी हो जाती है। कुछ संयमी लोग हैं तो चूरन भगत जी वाले जैसे। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहा आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं, जिससे अपर जाति का है स्पिरिचुअल, जैसे आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं लोग। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन यह तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा इच्छा है, वहां उस बल का बीज बिल्कुल नहीं चलता है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। बात तो सही है, बिना कमजोर व्यक्ति के आगे ही धन झुकता है। वह अब लाता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। वह ध्यान रखना, मनुष्य पर धन की विजय होती है और चेतन पर जड़ की विजय होती है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए मुझे, लेखक कह रहा है। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया और मैंने उसे जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और ने उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी के द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। ऐसा नहीं है कि वो आदमी अंधा था, आंखें उसकी खुली हुई थी, सबका अभिवादन स्वीकार किया, सभी को अभिवादन किया भी। लेकिन वह बाजार का जो चौक था वह उसे अपना कायल नहीं बना सका। उसका मन भरा हुआ था, उसका मन खाली नहीं था। उसको पता था कि मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे बाजार की आवश्यकता क्यों पड़ी है, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। जब मन खाली होता है, पैसा बहुत होता है, जब बाजार का जादू चलता है इंसान पर। लेकिन ऐसा भगत जी पर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन भौचक के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था। तरह तरह का बढ़िया अच्छा माल पड़ा हुआ था चौक पर। उस सब के प्रति अनीति इस भगत के मन में नहीं थी, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मान वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। वो उनको पता है कि मुझे कहाँ से क्या सामान लेना है, तो वो सभी दुकानों को जितना माल पड़ा हुआ चकाचौंध जो भौचक्का कर रहा था लोगों को, लेकिन उसको भौचक्का बिल्कुल नहीं कर सका। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहां दो चार अपने काम की चीजें ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक उसका जीरा वहां मिलता। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया,
फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। उसको जो आवश्यकता थी वो सामान लिया और बाजार चौक उनके लिए बिल्कुल अनजान सा हो गया है। वह जानते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह जीरा नमक है, बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष बल चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। क्या उसकी आंखें बंद थी? नहीं, खुली हुई थी। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। भाई ऐसे इंसान होगे तो भी बाजार कैसे ज़्यादा अच्छा सो। लेकिन क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव से वो ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारे का कल्याण ही चाहते हैं। मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। बात तो सही है भाई, बाजार का लाभ उठाना चाहिए, जो आवश्यकता पड़े उस चीज़ को लाना चाहिए। फालतू चीज़ें क्यों लाओ, क्यों फालतू मुझसे महंगी कर रहे हो, फिर आवश्यकता पर वो चीज़ मिले भी नहीं हम लोगों को। तो सार्थकता भी वही लोग उठाते हैं, भगत जी जैसे। और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपने परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाश शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं, जिसको अनावश्यक पूर्ण चीज़ें खरीदते हैं वो, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। जिसका मतलब क्या है कि वे लोग क्या करते हैं, कपट बढ़ाते हैं। देखो, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आप लोग अवश्य उस चीज़ को अच्छे से समझा करो। समझने से हमें क्या होता है कि वो चीज़ हमें पता चल जाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें ये चीज़ कब काम में आने वाली है। कोई भी कार्य करने से पहले मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि बेटा अच्छे से उस चीज़ को समझो, उसके बाद हम आगे जा कर के उस कार्य को पूर्ण रूप से कर पाएंगे। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की गठी है। इस सद्भाव के हास्य पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे गाहक और बेचक को तरह व्यवहार करते हैं। यानी एक दूसरे को न जानने की कोशिश हम लोग करते हैं, भोचक के रह जाते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि दूसरे का अपना लाभ दिखता है। ऐसा ही बाजार तो क्या ऐसे ही लोग हैं कि खुद का भला हो, दूसरा जाए भाड़ में। और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर क्या है, औंधा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो कहने का मतलब क्या है लेखक का, सीधी सी बात है कि बाजार की सार्थकता का प्रयोग करना चाहिए। जो आवश्यकता अनुसार वही चीज़ खरीदनी चाहिए। जब मन खाली होता है तो बाजार नहीं जाना चाहिए, जब मन भरा हुआ हो तभी बाजार जाना चाहिए। भरा होने का मतलब है कि हमें पता है हमें क्या लेना है, तभी बाजार का लाभ हम लोग उठा सकते हैं। ये था हमारा चैप्टर। अब कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्लास 12th की तैयारी आप लोग कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन क्लास 12th में मान लो आपने 95% अंक प्राप्त कर लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, हम लोग करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इससे टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। टॉप यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों को CUET का एग्जाम देना हो। अब CUET का एग्जाम देने के लिए आप लोगों को जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए महापैक स्टार्ट कर चुके हैं अभी से, तो उस पैक में इनरोल कर जाइए। इस कूपन कोड का प्रयोग करिए, जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। महापैक क्या है? एक ऐसा पैक है जो आपके एग्जाम तक किसी भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस एक बार ही महापैक खरीदना होगा। प्रत्येक टेस्ट सीरीज, प्रत्येक मतलब जो भी हम लोग लॉन्च करते हैं एग्जाम के एंड तक, यानी 14 महीने की वैलिडिटी के साथ में। आप सोचो अब इस कूपन कोड का प्रयोग करके किस प्रकार से हम लोग महापैक ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ। ऐसे गूगल ओपन करना, यहाँ टाइप करना Adda247। पहली साइट है इंडिया लार्जेस्ट वर्ल्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, सेलेक्ट कर लेना। यहाँ ऑल कोर्सेज आ रहा है, सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ UG एंड PG इंट्रेंस एग्जाम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए CUET UG दिख रहा है, एक CUET UG हिंदी मीडियम, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ चले गए, यहाँ चले, महापैक दोनों के लिए, महापैक। अब महापैक को सेलेक्ट कर लेना। अब अपना सब्जेक्ट क्या है वो चूज करो कि डोमेन सब्जेक्ट क्या है। महापैक भी दो तरह की है, देखो, प्रिंटेड बुक, विदाउट प्रिंटेड बुक। ये प्रिंटेड बुक, अब देखो यहाँ देख लेना आप लोग क्या क्या मिलेगा। 8000 प्लस लाइव क्लासेज, 1000 प्लस टेस्ट सीरीज, 232 ई बुक, 11 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, सब में लिखा हुआ है। देख लेना क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है।
प्रत्येक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बस आपको यहाँ अपना सब्जेक्ट चूज करो, क्या है क्या नहीं है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, मतलब क्या है वहीं पे ही चले जाना, सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मान लो PCM है, सेलेक्ट किया और यहाँ से बाय नाउ किया, यहाँ कूपन कोड यूज करो, मैंने जो बताया था Y551। क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुक जाओ। ऑल कोर्सेज UG PG CUT हिंदी महापैक PCM सेलेक्ट किया, बाय नाउ किया, यहाँ कूपन कोड यूज करो। एक मिनट रुक जाओ, कोड एबल लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना आए बाद में आप लोगों को। Y551 और एंटर मार देना। देख लो अब आपके सामने कितने का पड़ रहा है ये, मतलब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में ये आपको प्राप्त हो रहा है, जिससे आप लोग एग्ज़ाम के बाद भी 14 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में ये देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से आप लोग टॉप यूनिवर्सिटी, अरे यार 100% हम लोग दिला देंगे आप लोग, उसकी चिंता मत करो आप लोग कि हमें कैसे मिलेगी कैसे नहीं। ये क्या हुआ भाई, PPT कैसे बंद हो गई, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ थे, यहाँ थे हम लोग, तो यह देख लीजिएगा एक बार, तो आप लोगों को दिख गया होगा 14,900 रुपये का है, 14 महीनों की वैलिडिटी के साथ में 17% का ऑफ मिला है आपको इस कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो। अब यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं। ये प्रिंटेड बुक वो बुक हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, और जिसमें उन बुक में 2022, 23, 24 के जो सवाल हाथ चुके हैं PYQs वो विद सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब चलते हैं हमारे, हाँ ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। देखो बाजार का जादू जब चढ़ जाता है तो मनुष्य असंतोष, तृष्णा, घृणा आदि से भर जाता है, उतरता है तो वह पागल जैसा बेकार बन जाता है। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उसके आकर्षण में फंसकर अनावश्यक और अनुपयोगी चीज़ों को खरीदता जाता है। साथ ही वह सोचता है कि बाजार में बहुत कुछ और उसके आसपास बहुत कम चीज़ें हैं। परंतु जब बाजार का जादू उतर जाता है तब वह समझता है कि उसके द्वारा बहुतायत में खरीदी गई फैंसी वस्तुओं से आराम बढ़ने के बजाय उसे असुविधा में डालने वाली लगती हैं, तो उनका मन असंतोष, घृणा से भर जाता है। लेखक के अनुसार बाजार जब जाना चाहिए जब मन खाली न हो, और जब मन खाली हो तब बाजार बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा सवाल है और पूछा जा सकता है बेटा, ध्यान रखना है। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आया? आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मदद, अरे भाई 100% बहुत अच्छा है, क्यों नहीं करेगा। ऐसे इंसान बाजार की सार्थकता का प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे से लाभ उठा सकते हैं उसका। भगत जी बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं, आंखें नहीं आंख खोलकर चलते हैं, लेकिन बाजार की चकाचौंध देखकर बोछक्के नहीं होते। उन पर बाजार का जादू नहीं चलता है। वे सहज भाव से संतुलित होकर सजे धजे बाजार को देखते हैं, परंतु उनके मन में किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण का भाव नहीं आता, क्योंकि उनका मन खाली नहीं है। अर्थात उनके पास एक उद्देश्य है कि उन्हें बाजार से क्या लेना है। वे चौक बाजार के कोने की पंसारी की दुकान से काला नमक तथा जीरा उन्हें खरीदना है, तो वे पंसारी की दुकान पर रुककर जीरा और काला नमक खरीदते हैं। उनके लिए बाजार की उपयोगिता इतनी ही है। अब चांदनी चौक का सारा आकर्षण उनके लिए व्यर्थ है, अर्थात अर्थहीन है। यह आपको ध्यान में रखना है। भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू समाज में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है। यदि लोग अनावश्यक वस्तुओं को खरीदकर संग्रह न करें तो समाज में स्पर्धा नहीं बढ़ेगी, वस्तुओं का बनावटी अभाव नहीं होगा, चोर बाजारी रुकेगी, ग्राहकों का शोषण और ठगी नहीं होगी, महंगाई पर नियंत्रण होगा और परिणाम स्वरूप समाज में शांति बनी रहेगी। भाई जो चीज़ आवश्यकता हो जब भी खरीदें, और जब आवश्यकता नहीं है तो उसको मत खरीदो, क्योंकि वो चीज़ नहीं आप खरीद लाओगे तो महंगी भी हो जाएगी और बाद में क्या पता आपको मिले भी नहीं। अच्छा सवाल है भाई ये भी। बाजारोपण से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार की सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? भगत जी जैसे इंसानों में सार्थकता है। बाजारोपण का तात्पर्य जब ऊपरी चमक दमक और कोरा दिखावा करके
बाजार नामक संस्था जगह को भ्रष्ट करना है। बाजार का लक्ष्य मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करना होता है। रुपये की क्रय शक्ति का प्रदर्शन करके अनुपयोगी तथा अनावश्यक वस्तुओं को बहुतायत में खरीदने से बाजार के स्वरूप में जो विकार उत्पन्न होता है वही बाजारोपन है। जो व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीदता है वही बाजार की सार्थकता है। इस प्रकार के लोग बाजार की चमक दमक में न आकर अपनी आवश्यकता की ही चीज़ें खरीदते हैं। इसी प्रकार दुकानदार भी ग्राहकों को उचित मूल्य पर उनकी आवश्यकता अनुसार ही चीज़ें बेचते हैं, उन्हें लोभ लालच में नहीं आने देते। ऐसे ही बाजार की सार्थकता में है। नेक्स्ट सवाल है, बाजार किसी लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखता भाई, सीधी सी बात है। कोई सी भी जाति का, किसी लिंग का, उसे क्या मतलब, उसे तो क्रय शक्ति से मतलब होता है। कैसे, वो देख ले। बाजार का काम वस्तुओं का विक्रय करना है। बाजार एक ऐसी जगह जहां सभी मनुष्य सब अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जाते हैं। वहां किसी ग्राहक का धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग नहीं देखा जाता। बाजार मुफ्त के पास की एक चीज देखी जाती है। बाजार में मनुष्य के पास एक ही चीज देखी जाती है कि वह कितनी क्रय शक्ति, कितना सामान वह खरीद सकता है। जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग का भेद न रहने से बाजार सामाजिक समता का रचयिता कहा जाता है। परंतु हम एक बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, क्योंकि क्रय शक्ति न रखने वाला स्वयं को दूसरों से हीन समझता है। आर्थिक दृष्टि से अमीर और सभी गरीब ग्राहकों में यहाँ भी भेदभाव होता है, अर्थात दुकानदार यहाँ गरीब व्यक्ति उस तरह का व्यवहार नहीं करता जिस प्रकार किसी धनाढ्य से करता है। यह सब उसे उसके पहनावे या बोलने चालने से पता चल जाता है, जिससे गरीब के मन में निराशा का भाव भी आ जाता है। बाजार में अमीर और गरीब ग्राहकों में भेदभाव बढ़ता है, इससे देश की आर्थिक स्थिति हानि होती। बात तो सही है। ये लोग कहते हैं ना, अमीरों के कुछ चोचले होते, दुकान वालों के चोचले होते हैं। देखो, आपसे एग्जाम में 40 शब्दों के और 60 शब्दों के सवाल पूछेगा। 60 का पूछेगा 3 नंबर का, 40 का पूछेगा 2 नंबर का। अब ये मैंने बहुत सारे शब्द लिखे हैं इसलिए कि आप जोंकाते तो याद नहीं कर सकते। 2-3 लाइनें आप वैसे भूल जाओगे, 2-3 लाइन अपने मन से लिखोगे। तो देखो, शब्दों को अच्छे से तोल मोल करके लिखना, फालतू के शब्दों को मत लिखना, वरना नंबर काट लिए जाएंगे तुम्हारे। 40 शब्दों में पूछा है, 60 में, तो उतने शब्दों में आप लोग आंसर दें। आप अपने तथा समाज में कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। कैसे? जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हो। बात तो सही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। शक्ति के परिचायक पैसे को माना जाता है, अर्थात पैसे को शक्ति माना जाता है। बात तो सही है। उसके बल पर संसार में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, नींद आदि नहीं प्राप्त कर सकते। पर जिसके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है, उनके बच्चे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और महंगे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। उनके खेल भी ऐसे ही होते हैं जिनमें महंगे सामान आते हैं। धन के बल पर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर व अन्य पदों पर नियुक्त हो जाते हैं। लेकिन गरीब के बच्चे साधारण या सरकारी स्कूलों में बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में पढ़ पाते हैं। इससे पैसे की शक्ति का परिचय सरलता से ही मिल जाता है। अपने आप ही अंतर दिख जाता है बच्चे को, एक बार झलक देखने से पता चल जाता है कि ये अमीर है, ये गरीब है। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, बहुत जगह ऐसे काम नहीं आता। काफ़ी बार आपने अपने आसपास या फिल्मों में देखा होगा कि किसी ईमानदार व्यक्ति से, आपने एक नमक का दारोगा देखा है, सुना है, पढ़ा है कहानी प्रेमचंद जी की, तो वो देख लो। यहाँ उदाहरण दिया मैंने। किसी धनाढ्य का सामना होता है तो वहाँ पैसे का पावर नहीं चलता। जैसे मुंशी प्रेमचंद की नमक का दारोगा कहानी उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पंडित अलोपीदीन दारोगा बंशीधर की ईमानदारी के सामने ऐसा हो गए और दारोगा बंशीधर के सामने पैसे की शक्ति काम बिल्कुल भी नहीं आई है। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्लास 12th की तैयारी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवा रहे हैं, लेकिन आपको CUET से ही आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी। अपना लक्ष्य जो आपका उद्देश्य है वह पूरा होगा। उसके लिए आप लोगों को इस कूपन कोड का प्रयोग करके, जिस प्रकार मैंने आपको बताया, महापैक परचेज कीजिए, क्योंकि 14 महीने की वैलिडिटी है। क्योंकि एग्जाम के बाद भी आपको इस बैच की आवश्यकता पड़ेगी। और महापैक ऐसा पैक है, जब चाहे मन आए किसी बैच में आप लोग लाइव क्लासेस ले सकते हैं। सभी बुक्स आपके घर पहुंचाई जाएंगी, सभी टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेंगी। मतलब कहने का मतलब, एक बार पैसा ज़्यादा नहीं है। आपके स्कूल की 2 महीने की फीस हम आते हैं, 1 महीने की फीस है। इतनी फीस ज़्यादा भी है नहीं है। और फिर किसी को डाउट हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेल ID है मेरी rajendra.prasad, यहाँ लिख देता हूँ, rajendra.prasad@adda247.com, adda247.com। ठीक है बेटा, किसी को और कोई डाउट हो तो आप मेल करो बेझिझक होके कि सर कोई भी बात हो, XYZ, आप समझ रहे हो मेरी बात को, मेरी भावनाओं को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कमेंट करके अवश्य बताएं कैसा लगा, कि आपको समझ में आ गया पूरा चैप्टर। तो ठीक है, थैंक यू।